हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने एसी और डीसी करंट्स में डिफरेंस देखा था, उनका कंपैरेटिव स्टडी किया था। इसके अलावा अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को फेजर डायग्राम में और उसके बाद फिर सिनोसॉइडल वेव्स में किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारी बातों को देखा था। इसके अलावा हमने सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस भी इसमें देखा था। ठीक है, ये सारी बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हमारे इस वीडियो में हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसके बाद कैपेसिटिव रिएक्टेंस, फिर इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इनका कंबाइंड फॉर्म इत्यादि देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में हम पूर्ण रूप से केवल प्रतिरोध को जोड़ करके सर्किट का निर्माण कर सकते हैं, उसी प्रकार से आवश्यकता पड़ने पर हम चाहें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट अर्थात केवल और केवल इंडक्टर्स को लगा करके सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि किसी पावर सोर्स के साथ, चाहे वो वोल्टेज हो या फिर करंट हो, केवल एक इंडक्टर जोड़ करके भी सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर चाहें तो इस पावर सोर्स के साथ केवल और केवल हम एक कैपेसिटर जोड़ करके सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। और इस प्रकार से अगर सर्किट में केवल एक पावर सोर्स हो और एक इंडक्टर हो तो उसे पूर्णतया इंडक्टिव सर्किट कहते हैं। ठीक है, और अगर सर्किट में कैपेसिटर के साथ साथ पावर सोर्स हो या पावर सोर्स के साथ केवल कैपेसिटर हो तो उसे हम पूर्णतया कैपेसिटिव सर्किट कह देते हैं। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? तो जिस प्रकार से हमारे पास पूर्णतया रेजिस्टिव सर्किट होता था, ठीक है, यानी पावर सोर्स के साथ केवल और केवल रेजिस्टेंस जुड़ा होता था, तो उसका जो अवरोध आता था परिपथ में, उसके कारण सर्किट में जो करंट फ्लो में जो डिफरेंट परेशानियाँ आती थी उसे क्या कहते थे? रेजिस्टेंस कहते थे, प्रतिरोध कहते थे। इसी प्रकार जब हमारे सर्किट में केवल इंडक्टर जुड़ा है तो इस इंडक्टर के में फ्लो होने वाली करंट के मार्ग में जो रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, उन्हीं को हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। यानी कि जब केवल हम इंडक्टर की सहायता से कोई इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण करते हैं, विद्युत परिपथ का बनाते हैं, तो इस इंडक्टर में जो चार्जिंग करंट फ्लो होती है, इसके फ्लो में कुछ रुकावट यानी कुछ बाधा आती है और ये प्रतिरोध की तरह होती है। चूँकि ये रुकावट, ये बाधा इंडक्टर की वजह से आ रही है, इसलिए इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, कह देते हैं। और इस इंडक्टिव रिएक्टेंस को ओम में नापा जाता है। ठीक है, इंडक्टर के अंतर्गत विभव यानी पोटेंशियल धारा को 90 डिग्री लीड यानी आगे करती है। ठीक है, अब जो इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, जैसे कि एक डायग्राम बना के नीचे हम देख सकते हैं, ये रहा इंडक्टिव सर्किट। इसमें ध्यान से देखें, एक हमारा करंट सोर्स है और उसके साथ इंडक्टर को हमने जोड़ रखा है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें एक पावर सोर्स के साथ एक इंडक्टर जोड़ रखा है और कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये पूरी तरह से प्योर इंडक्टिव सर्किट है। ठीक है, इस प्योर इंडक्टिव सर्किट में अगर हम इंडक्टेंस निकालना चाहें तो इंडक्टेंस को वैसे हम XL से रिप्रेजेंट करते हैं। जो किसी सर्किट का इंडक्टेंस है, यानी इंडक्टर के कारण जो रेजिस्टेंस आ रहा है, उसको XL से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से? XL से। और इस XL को निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है 2 पाई स्मॉल f इंटू L। ठीक है, जहाँ XL क्या होता है? XL है इंडक्टिव रिएक्टेंस। XL क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। F क्या है? फ्रीक्वेंसी या फिर करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC करंट इन हर्ट्ज। और L क्या है? इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन हेनरी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर कोई सर्किट पूर्णतया इंडक्टिव है तो उसकी वजह से जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कह रहे हैं और इसको XL से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो जिस प्रकार से इंडक्टिव रिएक्टेंस आया उसी प्रकार से कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी डिफाइन कर सकते हैं
कि जब कभी हम कोई इलेक्ट्रिक सर्किट केवल और केवल पावर सोर्स के साथ कैपेसिटर को जोड़कर बनाते हैं तो उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जनरेट होता है उस कैपेसिटर के द्वारा। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये पावर सोर्स है और इसके साथ हमने एक कैपेसिटर जोड़ रखा है, तो अब जो सर्किट बनी है ये प्योरली कैपेसिटिव यानी पूर्णतया कैपेसिटिव सर्किट है, ठीक है। और इस कैपेसिटर में चार्ज फ्लो के दौरान, ठीक है, जो बैरियर आ रहा है या फिर इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस में जो बैरियर है उसे क्या कह देते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह दिया जाता है, ठीक है। इसे देख लेते हैं जल्दी से। ये सारी बातें इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मेंशन है, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो एक संधारित्र जानते हैं आप, 2 कंडक्टिंग प्लेट्स के द्वारा बना होता है, ठीक है, और इनके बीच में एक डिफरेंट डिस्टेंस रखी जाती है जिसके बीच में कोई इंसुलेटिंग मटेरियल भर दिया जाता है, जिसे हम परावैद्युतांक भी कह देते हैं। तो एक संधारित्र 2 चालक पदार्थों से बना होता है जिनके बीच अचालक पदार्थ भरा होता है, जिसे परावैद्युतांक भी कहा जाता है, ठीक है। अब जो धारितीय प्रतिरोध है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये किसी अवयव अर्थात कैपेसिटर के आर पार वोल्टेज परिवर्तन का विरोध करता है। धारितीय प्रतिरोध सिग्नल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती या विलोमानुपाती होता है। अब जो धारितीय प्रतिरोध है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? XC से। तो हम लिख सकते हैं XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा इंटू C। जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी है इसका क्या है, इन्वर्स है, ठीक है। सिग्नल फ्रीक्वेंसी का क्या है, इन्वर्स है। या फिर XC इक्वल्स टू 1/ओमेगा को लिख सकते हैं 2πf इंटू C। तो XC इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2πfc, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं, जहाँ XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओम में, F क्या है, धारा की फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, C क्या है, संधारित्र की धारिता फैरड में, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकंड में। इसके अलावा अगर हम इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी धारित्रीय प्रतिरोध और करंट की फ्रीक्वेंसी या फिर कैपेसिटर की धारिता यानी कैपेसिटेंस के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें तो वो हमें हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है, जैसे कि यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है, ठीक है। यानी कैपेसिटर की जो प्रतिरोध है जिसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसके बीच और जो करंट फ्लो हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस यानी कैपिटल C के बीच अगर हम कोई ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलता है, जो कि एक हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज या सीरीज RC सर्किट। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा था जिसमें पावर सोर्स के साथ केवल रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट देखा जिसमें पावर सोर्स के साथ केवल इंडक्टर्स लगा है, और उसके अलावा प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखा जिसमें पावर सोर्स के अलावा केवल कैपेसिटर लगा है। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अगर हम चाहें तो इनके कंबाइंड फॉर्म के द्वारा भी सर्किट का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक ऐसी सर्किट का निर्माण करें जिसमें रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर इंडक्टर भी लगे हों, या दो का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे रजिस्टर और कैपेसिटर लगा हो या रजिस्टर और इंडक्टर लगा हो, ठीक है, या इंडक्टर और कैपेसिटर लगा हो। तो इस प्रकार से सर्किट्स का निर्माण हम कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा जो टॉपिक है इसमें है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करना किसी RC सर्किट्स में, ठीक है। यानी जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है इसको हम किसी RC सर्किट्स में अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले RC सर्किट क्या है। RC परिपथ एक ऐसा परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध और एक संधारित्र एक वोल्टेज सोर्स जैसे कि बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहा जाएगा, RC सर्किट, ठीक है। जैसे कि हम नीचे इसे डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये रहा हमारा RC सर्किट। ध्यान से देखें,
ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स है और इस वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब चूंकि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर आपस में जुड़े हैं तो इसे हम आरसी सर्किट कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं? आरसी सर्किट। ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर कि जो केवल प्रतिरोध वाली परिपथ होता है उसी की ही भांति आरसी सर्किट में भी एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट यानी मॉडिफिकेशन करने के साथ विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, जहां परिपथ में जो प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में पावर सोर्स लगा है इसी के द्वारा हम इस सर्किट को संचालित करेंगे। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यानी क्यों आरसी सर्किट का निर्माण करते हैं? तो जो आरसी सर्किट है इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक संधारित्र लगा है। क्या लगा है? संधारित्र लगा है, यानी कि कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है? एनर्जी को स्टोर करना और आवश्यकता पड़ने पर उसे रिलीज करना। पर इस कैपेसिटर के ऊपर अगर देखें तो एक प्रतिरोध लगा है। प्रतिरोध का काम क्या है? नियंत्रण करना। क्या? चार्ज के फ्लो को नियंत्रण करना। तो इस आरसी सर्किट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जो कैपेसिटर है उसके आवेशित और अनावेशित होने की दर को निर्धारित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। तो आरसी सर्किट के द्वारा हम किसी संधारित्र में ऊर्जा के संग्रहण और उसके रिलीज होने की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जो प्रतिरोध है ये संधारित्र के आवेशित अथवा अनावेशित होने की दर को नियंत्रित करने में समर्थ होता है। ठीक है। अब जो आरसी सर्किट है इस पूरे सर्किट का जो हमारा प्रतिरोध होता है उसे हम एम्पीडेंस के नाम से जानते हैं। आरसी सर्किट के लिए जो प्रतिरोध है उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी एम्पीडेंस का कैलकुलेशन। तो आरसी सर्किट में जो एम्पीडेंस है उसे हम कर सकते हैं, एम्पीडेंस को हालांकि जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। एम्पीडेंस को किससे लिखते हैं? जेड से। तो हम लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है। जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा ये आरसी सर्किट का प्रतिघात या प्रतिबाधा, ठीक है, कैलकुलेट हो जाएगी, जो कि प्रतिरोध का काम करता है, एक प्रतिरोध होता है। ठीक है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसे नीचे देख सकते हैं, अभी जो हमने इम्पीडेंस निकाला है, जो भी बातें हमने अभी आपसे डिस्कस किया है, मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा कैलकुलेशन ऑफ आरसी सर्किट के लिए कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता है? जेड यानी इम्पीडेंस की वैल्यू देखना है। तो जेड इम्पीडेंस बराबर हमारे पास क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? रेजिस्टेंस और एक्स सी क्या है? रिएक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है। तो इक्वेशन एक हमारी क्या दिखाती है? इस आरसी सर्किट का इम्पीडेंस। ठीक है। सारे एलिमेंट्स जो हैं ये अपने नेचुरल मीनिंग में हैं। जेड इक्वल्स टू क्या है हमारा? इम्पीडेंस, आर है रेजिस्टेंस और एक्स सी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये तीनों ही वैल्यू ओम में मापी जाएंगी। ठीक है। तो एक्स सी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1/ओमेगा सी। एक्स सी इक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, और ओमेगा की वैल्यू हम 2πf से रख सकते हैं, जो कि हमने पिछले ही अभी पेज पर देखा था कि जो एक्स सी है यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम 1/ओमेगा सी या 1/2πf सी के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब जो हमारी ये आरसी सर्किट है इसमें हम करंट के मैग्नीट्यूड को निकालना चाहें तो अब ध्यान से देखें, इस सर्किट में हमें वोल्टेज दिया हुआ है B, और सर्किट का जो इम्पीडेंस है जेड वो अभी अभी हमने निकाला है। यहाँ इम्पीडेंस का मतलब है सर्किट का प्रतिरोध। ठीक है। तो हमारी करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? करंट I इक्वल्स टू आ जाएगी IM इक्वल्स टू V/Z। ठीक है। और Z की वैल्यू हमने कितना निकाला है? तो Z की वैल्यू हमारे पास आई है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस आरसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली करंट के मैग्नीट्यूड को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा आरसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इस आरसी सर्किट का एप्लीकेशन, उपयोग कहाँ करेंगे इसका? ठीक है। इसका उपयोग
तो आरसी सर्किट का उपयोग बेसिकली हम कैमरा के फ्लैशेस में कर सकते हैं, जो फ्लैश आती हैं कैमरा में, पेस मेकर में, टाइमिंग सर्किट्स या फिर रिले सर्किट्स में, ठीक है, इन सब में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आरसी सिग्नल है इसको भी फ़िल्टर का काम करता है, अर्थात कुछ सिग्नल को तो ये अलाउ करता है और कुछ को बाईपास कर देता है। तो ऐसे कार्य के लिए भी हम आरसी सर्किट का उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो आरसी सर्किट है इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रिक सर्किट जिसमें केवल और केवल एक रेजिस्टेंस के साथ एक कैपेसिटर जुड़ा हो, उसके द्वारा एक सिंपल इलेक्ट्रिक आरसी सर्किट का निर्माण होता है और इसी सिंपल आरसी सर्किट को हम फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट कह देते हैं। यानी जो फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट है उसमें क्या होता है, केवल और केवल एक पावर सोर्स होता है, उसके साथ रेजिस्टेंस लगा होता है और उसके साथ हमारा कैपेसिटर लगा होता है। बस केवल 2 एलिमेंट होते हैं और पावर सोर्स होता है। तो इसके द्वारा एक सिंपलेस्ट फॉर्म की आरसी सर्किट का निर्माण होता है और इसी को फर्स्ट ऑर्डर आरसी सर्किट कह दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आरएल सर्किट, जिसे रेजिस्टेंस इंडक्टेंस सर्किट या आरएल सर्किट के नाम से जाना जाता है। तो जिस प्रकार से एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को जोड़कर पावर सोर्स के साथ हमने एक आरसी सर्किट का निर्माण किया था, ठीक उसी प्रकार से किसी पावर सोर्स या वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस के साथ एक इंडक्टर को जोड़कर आरएल सर्किट का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। आरएल सर्किट एक ऐसा इलेक्ट्रिक नेटवर्क है जिसमें प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर लगे होते हैं, ठीक है, जो कि विभव या धारा स्रोत के द्वारा संचालित होते हैं, चाहे पावर सोर्स के रूप में, चाहे हमारे पास वोल्टेज सोर्स लगा हो या करंट सोर्स लगा हो। अब जो आरएल सर्किट है ये भी आरसी सर्किट की ही भांति एक फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट है, क्योंकि आरएल सर्किट हमारा क्या काम करती है, इस पूरे प्रोसेस को सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आरएल सर्किट एक सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की सर्किट है जिसमें केवल और केवल एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आरएल सर्किट को भी हम फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। आरएल सर्किट के डायग्राम को अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। ये हमारा पावर सोर्स है, ये रहा पावर सोर्स, बैटरी पावर सोर्स, एक सेकंड ज़रा, बैटरी पावर सोर्स, ठीक है। इसके साथ हमारा रेजिस्टेंस जुड़ा है और साथ में एक इंडक्टर जुड़ा है, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म की सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, रेजिस्टेंस को R से, इंडक्टर को L से, तो इसलिए इसे आरएल सर्किट कह देते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की आरएल सर्किट है, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्डर आरएल सर्किट कह दिया जा रहा है। अब इस आरएल सर्किट में भी इस सर्किट की हमें प्रतिरोध अगर निकालना है, जिसे इम्पीडेंस कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस Z इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा Z इक्वल्स टू √R² प्लस XL²। हमने आपसे पिछले ही टाइम में बात की थी कि जो XL है हमारा क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ठीक है। XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, और इसको भी किस में मापेंगे, ओम में मापेंगे। Z आप जानते ही इम्पीडेंस है और R क्या है, रेजिस्टेंस है। XL की वैल्यू हमें क्या मिली थी, XL की वैल्यू थी XL इक्वल्स टू 2πfL, ये क्या था हमारा XL, ठीक है। जहाँ F क्या थी, फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, L था इंडक्टेंस ऑफ, L क्या था, इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, जो कि इसमें आती है हेनरी में आती है, ठीक है। तो किसी इंडक्टिव सर्किट का हम अगर इम्पीडेंस निकाल लें, यानी सर्किट का प्रतिरोध निकाल लें, तो उस सर्किट में फ्लो होने वाली मैक्सिमम करंट की वैल्यू या करंट का मैग्नीट्यूड प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सर्किट में जो हमें वोल्टेज सोर्स दिया है वहाँ से वोल्टेज प्राप्त करेंगे और उस वोल्टेज को इम्पीडेंस से डिवाइड कर देंगे, तो हमें सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड प्राप्त हो जाएगा। तो अब मान लीजिए ये सारी बातें यहाँ पर मेंशन है, जैसे हमारा ये डायग्राम था आपने देखा, ठीक है। इसके अलावा इम्पीडेंस का फार्मूला अभी देखा था, ये भी आप देख लें यहाँ से, ठीक है।
और ये जो टर्म्स इसमें यूज़ किए गए हैं ये सब अपने बेसिक मीनिंग में हैं, ठीक है। जहाँ जेड क्या था इम्पीडेंस, आर था रेजिस्टेंस, एक्सएल है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। ये सारी बातें हमने आपसे डिस्कस कर ली है। अब है हमारे पास इस आरएल सर्किट से प्रवाहित होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या आ जाएगा। तो आई एम इक्वल्स टू, यानी जो करंट का मैग्नीट्यूड है ये क्या आ जाएगा, वी अपॉन जेड, जहाँ पर वी क्या है वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज है और जेड क्या है सर्किट का इम्पीडेंस, ठीक है। तो इम्पीडेंस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। तो अब क्या करें, यहाँ आई एम इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, और जेड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड की जगह अपन लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इस प्रकार से किसी आरएल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट का मैग्नीट्यूड हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आरएल सर्किट, ठीक है। अब इसका यूज क्या है, यानी हम इस आरएल सर्किट को उपयोग में कहाँ लाते हैं ठीक है। तो ये देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन, ठीक है। अभी हमने जो आपसे बात किया वही सब इसमें हिंदी में मेंशन है, तो हिंदी वाले यहाँ से इसे देख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो जो हमारा आरएल सर्किट है जनरली इसको हम फ्लोरेसेंट ट्यूब्स या जो प्रकाशीय नलिका होती है जैसे कि ट्यूब लाइट कहते हैं, इसमें जो चोक लगाया जाता है उसमें उपयोग करते हैं। यानी जो प्रकाशीय नलिका है या लाइट ट्यूब है, ठीक है, या ट्यूब लाइट जिसे कह सकते हैं, इसके चोक में हम आरएल सर्किट का उपयोग करते हैं। दूसरा, आरएल सर्किट किसी एसी सर्किट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है उसको कम करने का भी काम कर सकती है, ठीक है। अगर उसे हमें सबसाइड करना हो यानी कम करना हो तो भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आरएल सर्किट किसी डीसी सर्किट में एक स्टेबल रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। आरएल सर्किट किसी डीसी सर्किट के अंतर्गत एक स्टेबल रेजिस्टेंस के रूप में भी उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये हमारे उपयोग थे। पहला अगर देखें तो जो ट्यूब लाइट है, ठीक है, या फ्लोरेसेंट ट्यूब जिसे प्रकाशीय नलिका कहते हैं, इसमें चोक में जो सर्किट उपयोग की जाती है वहाँ पर आरएल सर्किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, किसी एसी सर्किट में इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर कम करना है तो आरएल सर्किट का उपयोग कर सकते हैं। या फिर किसी डीसी सर्किट में अगर हमें एक स्टेबल रेजिस्टेंस की आवश्यकता है तो वहाँ भी आरएल सर्किट का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थे आरएल सर्किट के। आरएल सर्किट के साथ ही हमने आरसी सर्किट देखा। आरसी सर्किट से पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट का कंसेप्ट भी हमने यहाँ से जाना। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। इनको आप अच्छे से रिवाइज करें और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।